मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारी 12th क्लास के सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट है उसके लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड पोलराइजेशन के नाम से। और यहाँ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, और फिर कैपेसिटर की ऐसी कौन सी जो विशेषता है जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आपका टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस के नाम से, या फिर हम इसको नाम देंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब इससे या इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों के पास मान लीजिए कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी को भरते हैं। तो मान लीजिए पहले जो पानी था वो इस हाइट तक था इस कंटेनर के अंदर, ये उसका लिक्विड कॉलम है वहां। और आप लोगों ने स्टडी किया है कि जो प्रेशर P होता है हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर वो रो जी एच के इक्वल होता है। और जैसे जैसे मैं यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज करता चलूंगा, यानी कि पानी की अमाउंट को मैं बढ़ाता चलूंगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि पानी की अमाउंट बढ़ने से H की वैल्यू इंक्रीज होगी, और H की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, वहां इंक्रीज होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अगर हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर को देखें तो पानी के अमाउंट बढ़ने से, यानी कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर P वहां इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप क्या करोगे, यहां पानी के अमाउंट को बढ़ाते चलोगे, ऐसा करने से प्रेशर P वहां क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे प्रेशर P वहां इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन के अंदर यहां उस कंटेनर के अंदर एक तरीके से एबिलिटी आ जाती है और एक एनर्जी को स्टोर करने की, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उस कंटेनर के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वहां क्या होगी, बढ़ेगी। और एक ऐसी स्टेज पे आएगी जब ये कंटेनर पूरा का पूरा भर चुका होगा, और जैसे कि ये पूरा का पूरा कंटेनर फिलअप होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ वाटर का ओवरफ्लो होगा। और वाटर का जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो इसका मतलब ये था कि उस कंटेनर के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी थी, यानी कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी थी। उससे ज्यादा एनर्जी को वो कंटेनर वहां स्टोर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही किसके केस में होता है, कंडक्टर के केस में। देखिए आप लोगों ने स्टडी किया है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था हम लोगों के पास वो Q/R के इक्वल होता है, और यहां से Q एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के या पोटेंशियल डिफरेंस के। और हम लोग कहें कि ये आपका कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की अमाउंट को बढ़ाते चले। जैसे जैसे आप चार्ज की अमाउंट को बढ़ाते चलोगे तो वहां पोटेंशियल बढ़ता चलेगा। और आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल की प्रेजेंस में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वहां उस कंडक्टर के अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब ये कंडक्टर जितना चार्ज स्टोर कर सकता था उसको इतना चार्ज मिल चुका होगा। जैसे यहाँ वाटर का ओवरफ्लो हुआ था, ऐसे ही यहाँ चार्ज का क्या होगा, लीकेज होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर पाएगा तो उसके बाद ये और ज्यादा चार्ज को यहाँ अपने अंदर गेन नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ चार्ज का लीकेज होता है, यानी कि इसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना था, जितना भी पोटेंशियल प्राप्त करना था, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करनी थी, ये कर चुका होगा। अब उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज को ये स्टोर नहीं कर पाएगा।
तो यानी कि हम यहाँ एक लिमिट के अंदर बात करके चलेंगे, यानी कि कोई भी जो कैपेसिटर है आपका वो इनफाइनाइट कैपेसिटी के साथ नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एक वाटर कंटेनर का एग्जांपल दिया आप लोगों को कि वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और वाटर अमाउंट को स्टोर करने का मतलब वहां प्रेशर, एक ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को प्राप्त करना, और प्रेशर है तो वहां कौन सी एनर्जी होगी, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और जैसे ही वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो एक लिमिट भी आनी है, जिस लिमिट के अंदर क्या होगा, वाटर का ओवरफ्लो होना था, प्रेशर का एक तरीके से वहां क्या हो जाना है, लीकेज हो जाना है। तो ऐसे ही आपका किसके केस में आएगा, एक कंडक्टर के केस में आता है। एक ऐसा डिवाइस जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को रखता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर नाम देते हैं। उस डिवाइस को हम लोग क्या नाम देंगे, कैपेसिटर नाम देंगे। और कैपेसिटर के केस में जनरली कंडीशन क्या होती है कि यहां एक तो जो आपके पास क्या रहेगा, एक इंसुलेटिंग मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटिंग मेटालिक कंडक्टर। और जनरली जो दूसरा कंडक्टर होता है यहां वो कैसा होता है, अर्थिड। दूसरा कंडक्टर हम कैसा कंसीडर करेंगे, अर्थिड कंडक्टर। तो इसका मतलब हम लोग कैपेसिटर एक ऐसी अरेंजमेंट को नाम देते हैं जहां दो कंडक्टर विद अपोजिट चार्जेज, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विद ए मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम यहां इनके बीच में होता है। उस इंसुलेटिंग मीडियम को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो कुछ डाइलेक्ट्रिक यहां इनके बीच में रहेंगे, और ऐसे ही डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटर। क्या आपका एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है? देखिए, सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर के पास पोटेंशियल हो सकता है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन जो आपका सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है उसको हमें कैपेसिटर नहीं बोलते, क्योंकि कैपेसिटर के लिए क्या होता है कि जनरली दो कंडक्टर को कंसीडर किया जाता है। जब दो कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के साथ सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस के साथ, और उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम वहां फिलअप हो, ऐसी ही अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है, कैपेसिटर नाम दिया जाता है। तो चलिए, ये थी बात आपके पास कैपेसिटर की केस में। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम एक कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे तो चार्ज देते जाने से होना क्या है, वहां उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चलेगी। तो इसका मतलब यहां क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो हम यहां लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू सी इंटू में वी। और यहां जो ये सी होता है, कैपिटल सी जो हम कंसीडर करते हैं, ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को कंसीडर करते हैं, वेयर कैपिटल सी इज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए कैपेसिटर। ये उस कैपेसिटर की क्या कहलाती है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहलाती है। और कैपेसिटेंस जनरली हमें इंफॉर्मेशन ये बताती है कि कोई कंडक्टर या कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितने ज्यादा से ज्यादा चार्ज को वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, या वो कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लेकिन अब तक हम लोगों ने ये नहीं बताया था कि वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहां होगी। तो यहां एक ऐसा डिवाइस है जो उस पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है और उसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। तो ऐसे डिवाइस को आप क्या नाम देते हो, कैपेसिटर नाम देते हो। तो यानी कि इस कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो हम इसके अंदर स्टोर मानेंगे, और जो कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
तो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आपका ये कैपेसिटी का कंसेप्ट आएगा। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटी कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और आप लोगों को बताया गया कि यहाँ से जो आपका क्यू है वो CV के बराबर है, और यहाँ से C जो आ जाएगा हम लोगों के पास वो Q/V के बराबर आ जाएगा। और आप लोगों को मैं 11वीं क्लास में बता चुका था कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन के अंदर क्या होता है कि जो ये C आएगा यहाँ कैपेसिटी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आएगा यानी कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो आती है ये इंडिपेंडेंट है Q की एंड V की वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप चार्ज को डबल करते तो पोटेंशियल भी कितना होता वहां डबल होता, तो भी हमारे पास रिजल्ट कितना आना था Q=CV आना है। अगर चार्ज 3 गुना करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल भी 3 गुना हो जाएगा, तो भी हमारे पास रिजल्ट कितना आना है Q=CV रिजल्ट आएगा। तो यानी कि हर हालत में आपके पास क्या रिजल्ट आना है C=Q/V। अगर आप चार्ज को बढ़ाते हो तो साथ में क्या बढ़ता है वहां पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो जो C है यानी कि कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट है चार्ज एंड पोटेंशियल पर। किन किन पैरामीटर्स पे ये कैपेसिटी डिपेंड करती है वो हम अगले टॉपिक में बताएंगे आप लोगों को कि किन किन पैरामीटर पे जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगी। तो डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कितना ज्यादा चार्ज या कितनी एनर्जी को एक कैपेसिटर क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। ये जो एबिलिटी है उस डिवाइस की यानी कि उस कैपेसिटर की ये क्या कहलाती है कैपेसिटेंस कहलाती है या कैपेसिटी कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं यहां एबिलिटी टू स्टोर चार्ज या एनर्जी, यही आपके पास क्या है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है। अब देखिए कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की SI यूनिट की हम लोग बात करते हैं। SI यूनिट इसकी क्या रहेगी? देखिए इसकी SI यूनिट आ जाती है हम लोगों के पास। हम कहते हैं कि जो हमारे पास C है वो Q/V के इक्वल है, और चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलम्ब है, पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो वोल्ट है। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 1 कूलम्ब पर वोल्ट, और जो कि 1 फैराड के इक्वल है 1 फैराड। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड कब कहलाती है जब 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर करने पर कितना पोटेंशियल बढ़े 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़े, तो उस टाइम पे हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर के पास जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड है। इसकी जो सीजीएस यूनिट है आपके पास वो हम स्टेट फैराड बोलते हैं, स्टेट फैराड। और स्टेट फैराड कब आएगी जब हम चार्ज की सीजीएस यूनिट को रखें जो कि स्टेट कूलम्ब होती है हम लोगों के पास या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, और वोल्ट यानी कि पोटेंशियल की जो सीजीएस यूनिट है वो स्टेट वोल्ट लिखी जाएगी। तो 1 स्टेट फैराड हम लोगों के पास हो जाता है 1 स्टेट कूलम्ब डिवाइड में 1 स्टेट वोल्ट। ये आप लोगों के पास इसकी सीजीएस यूनिट आ जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया है बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ वाटर कंटेनर कि कैसे आप पानी के अमाउंट को बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है। ऐसे ही जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल के साथ साथ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यानी कि उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी भी क्या होनी है यानी कि कैपेसिटी भी वहां क्या होती है एक तरीके से इंक्रीज होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर के नाम से टॉपिक है हम लोगों के पास। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में हम लोग बात करें, और फिर हम कहें बताएंगे आप लोगों को कि कैसे जो 1 फैराड है वो एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर के नाम से। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर आप लोगों के पास है क्या। हम लोग क्या करते हैं 2 कंडक्टर को कंसीडर करते हैं,
एक कंडक्टर हमारे पास इंसुलेटिंग मेटालिक है, यानी कि इंसुलेटिंग है। अब वो इंसुलेटिंग, देखो मैंने कंडक्टर भी बोला, इंसुलेटिंग भी बोला, इसका मतलब उसको हमने किसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस के साथ रखा हुआ है। दूसरा कंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, वो कंडक्टर ही कंसीडर कर सकते हो आप लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, दो मेटालिक प्लेट मान लीजिए हम लोगों ने कंसीडर की, मेटालिक प्लेट ए, और ये कैसी है आपकी इंसुलेटिंग चार्ज प्लेट, और दूसरी प्लेट आपकी प्लेट बी जो कि कंडक्टर है आपके पास। बी आपकी कैसी प्लेट है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट। देखिए प्लेट ए जो है हमारे पास, उसको हमने कहां रखा, किसके कांटेक्ट में रखा है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखा, यानी कि इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, किसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस यानी कि किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इंसुलेटिंग चार्ज प्लेट। और हम लोग मानते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट के सरफेस पे हम लोगों ने माना कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया है। इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं डी डिस्टेंस है। यानी कि मैंने क्या किया, दो मेटालिक प्लेट ली, एक को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, इसलिए हमने इसको इंसुलेटिंग चार्ज मेटालिक प्लेट रखेंगे, और इसके ऊपर हम लोगों ने माना कि कौन सा चार्ज है, टोटली पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी प्लेट आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, ये स्टार्टिंग में कैसी है, अनचार्ज है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज यहां नहीं है। अब देखिए आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप लोगों को क्या बताया गया था कि जो ये नीरर एंड होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज, और फार्दर एंड पे कैसा चार्ज जाएगा, सेम चार्ज। तो यहां इस नीरर एंड पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फार्दर एंड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये मानते हैं जब हमने प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया था तो उस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल था V पोटेंशियल। When V gives plus Q charge to A, let its maximum potential is V। तो उस टाइम पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, V है। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण B के नीरर एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अब ड्यू टू इंडक्शन on B nearer end माइनस क्यू चार्ज, और फार्दर एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, फार्दर एंड प्लस क्यू चार्ज। अब आप ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है आपका वो V1 पोटेंशियल है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है मान लीजिए वो V2 पोटेंशियल है। आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। मैं इसको माइनस V1 लिख देता हूं। इस एक प्लेट पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल था जब आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, वो मैक्सिमम पोटेंशियल हम लोगों के पास कितना है, प्लस V। और हमने क्या किया, इंडक्शन के कारण देखा कि B के नीरर एंड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और फार्दर एंड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां माइनस V1 पोटेंशियल आएगा नेगेटिव चार्ज के कारण, और यहां प्लस V2 पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब यहां होगा क्या, मैं अगर टोटल पोटेंशियल की बात करूं प्लेट ए और बी के बीच में, तो एक बार तो आप पोटेंशियल देखोगे V माइनस V1 ड्यू टू
नियर एंड, और एक बार पोटेंशियल आपको मिलेगा V प्लस V2 ड्यू टू फार्दर एंड। मैंने बोला आप लोगों को कि अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें प्लेट ए एंड बी के बीच में, तो टोटल पोटेंशियल नियर एंड के कारण तो आ जाता है V माइनस V1 और फार्दर एंड के कारण आ जाता है V प्लस V2। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो नियर एंड पे पोटेंशियल है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, और फार्दर एंड पे जो पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल है यानी कि V2 पोटेंशियल है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। और आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका होगा, नियर एंड के पोटेंशियल का। तो इस कारण यहां प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो कुछ घट चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। The effect of nearer end, the effect of nearer end is large in comparison to farther end. So potential of A is reduced, A का पोटेंशियल वहां क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, A के पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए यानी कि दोबारा से A के पोटेंशियल को V बनाने के लिए यानी कि इसको मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चार्ज सप्लाई करेंगे। तो प्लेट A को क्या दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा। मान लीजिए फिर से हम लोगों ने इसको क्या दिया, चार्ज दिया है। तो ऐसा करने से इसके अंदर अब चार्ज बढ़ चुका है। पहले मान लीजिए आपके पास यहाँ क्या चार्ज था, एक क्या चार्ज और आपने दिया, तो टोटल चार्ज मान लीजिए ऐसी कंडीशन में हो चुका है यहाँ 2 क्या चार्ज, यानी कि इसके पास चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अगर हम ऐसा करते हैं कि जो इसका फार्दर एंड है प्लेट बी का, उसकी अर्थिंग कर देते हैं। अगर हम बी के फार्दर एंड की क्या करते, अर्थिंग करते, तो क्या होता है, तो अगर हम यहां इसकी अर्थिंग कर देते, मैं यहां दूसरा डायग्राम बना देता हूं अब, तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं प्लेट ए पे तो 2 क्यू चार्ज आ चुका है ऐसी कंडीशन में, और आपका जो प्लेट बी पे है वो यहां -2 क्यू चार्ज आ जाएगा, इस एंड पे -2 क्यू चार्ज, और जो ये वाला एंड है आपका अर्थिंग के कारण क्या हो चुका होगा, न्यूट्रल हो चुका होगा। अब ये न्यूट्रल क्यों हुआ है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए न्यूट्रल क्यों होगा। क्योंकि देखिए माइनस प्लस जो चार्ज थे आपके वो बाउंड चार्जेस थे, हम इंडक्शन में बता चुके हैं इस कंसेप्ट को, और प्लस प्लस में रिपल्सन है इसलिए अनबाउंड चार्ज है। तो जो अनबाउंड चार्ज है वो फ्री चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो किस में चला जाएगा, अर्थ में। इस कारण जो आपका फार्दर एंड है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नियर एंड पे ही चार्ज कितना बचेगा, -2 क्यू चार्ज बचेगा। अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से मेंटेन हो चुका है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो चुका है, और जो कैपेसिटी होती है हम लोगों के पास वो क्यू बाई बी के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ -2 के वो जो चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को यानी कि ए के पोटेंशियल को फिर से घटाएगा, और वो ए के पोटेंशियल को घटाता है यानी कि पोटेंशियल का डिक्रीज होने का मतलब कैपेसिटी का बढ़ जाना। फिर से आप क्या करोगे, ए के पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए इसको चार्ज सप्लाई करोगे, तो फिर से इसके पास क्या होगा, चार्ज आप लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा। इसके पास चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के नाम से कंसेप्ट जाना जाता है। आप एक बार दोबारा से सुनना, इस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या बताने की कोशिश की। हमने कहा कि आपके पास 2 प्लेट थी, एक ए प्लेट एक बी प्लेट। ए प्लेट आपकी इंसुलेटिंग मेटालिक प्लेट है, बी प्लेट आपका कंडक्टर है। हमने क्या किया, ए प्लेट को चार्ज सप्लाई किया, प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए आपने सप्लाई किया। इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल कितना था उस टाइम पे, वी पोटेंशियल था। इंडक्शन के कारण नियर एंड पे नेगेटिव चार्ज और फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज।
नियरर एंड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को घटाएगा और फार्दर एंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? नियरर एंड का। तो इस कारण ए का पोटेंशियल कुछ ना कुछ घट चुका होगा। फिर से हम लोग ए के पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे? इस कंडक्टर ए को यानी कि प्लेट ए को चार्ज की सप्लाई करेंगे, इसको चार्ज देंगे। तो इसका मतलब इसके पास चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं? फार्दर एंड की अर्थिंग कर देते हैं। और अर्थिंग में होता क्या है कि जो ये इस एंड, जहां जिस एंड की आपने अर्थिंग की है उस एंड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो वहां उस एंड पे जो टोटल चार्ज है आपका वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ नियरर एंड पे क्या बचा? आपका नेगेटिव चार्ज बचा है। और ये आपका बाउंड चार्ज है, इस कारण यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि बाउंड चार्ज यानी कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन है, इस कारण ये बचा हुआ है। अब यहाँ पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो चुका है। पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब कैपेसिटी का बढ़ जाना। और फिर से हम लोग क्या करेंगे? इसके पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए इसको चार्ज सप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब आप फिर से कंडक्टर ए के पास जो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना चार्ज इस नियरर एंड पे आएगा, लेकिन वो अपोजिट चार्ज आएगा, क्योंकि इंडक्शन में ऐसा होता है। कंडक्टर्स के केस में मैं आप लोगों को ये इंडक्शन वाले केस में बता चुका हूं, जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बताया था। तो अगर यहाँ 10 केव चार्ज है तो यहाँ -10 केव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से एक कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा जीरो चार्ज होता है टोटल। लेकिन कई बार आप लोगों को अगर बताया जाएगा टॉपिक के अंदर कि ये कैपेसिटर हैविंग चार्ज 10 कूलम, तो इसका मतलब उसके पास 10 कूलम तो पॉजिटिव चार्ज है और -10 कूलम उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये नहीं है कि आप टोटल को 10 कूलम बोल दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज हमेशा लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है, यानी कि किसी कैपेसिटर पे हमेशा जो टोटल चार्ज बचेगा वो जीरो चार्ज बचेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि कैपेसिटर हैविंग चार्ज 10 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, तो इसका मतलब ये है कि 10, 100 कूलम, 20 कूलम या जितना भी आपको कूलम चार्ज दिया गया उतना पॉजिटिव है, उतना ही उसके पास नेगेटिव है। तो चलिए अब छोटे से टॉपिक की हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर के केस में। और कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आपको क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, देखिए मैं डायरेक्ट आता हूं। जो पोटेंशियल होगा किसके केस में? इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। पोटेंशियल इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता है 1/4πε0 Q/r। ये 1/4πε0 हम लोगों के पास k की वैल्यू होती है, यानी कि k Q/r हमारे पास ये पोटेंशियल होता है इन केस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास? E = Q/V। मैं यहां V की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा Q/4πε0 r। Q से Q कैंसिल, तो ऐसी कंडीशन में एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी आएगी वो 4πε0 r के इक्वल आ जाती है। ये किसके बराबर आ जाती है? 4πε0 r के बराबर एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी आ जाती है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है ये हमारी अर्थ है। अगर हमारी अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग मान लें तो अर्थ की जो रेडियस है आप लोगों को पता हो कितनी है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁶ मीटर। और जो आपका 4πε0 होगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास ये होता है 1/4πε0 और बराबर है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम लोगों के पास k की वैल्यू होती है। मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है? 4πε0 की वैल्यू बतानी है, तो जो कि हम लोगों के पास आएगी किसके बराबर? 1/9 × 10⁹ और आप इसकी यूनिट लिख दोगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4πε0 की वैल्यू।
देखिए मैंने मान लिया कि वो स्फेरिकल कंडक्टर हमारे अर्थ है जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर यानी कि 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर है और 4 पाई एप्सिलॉन की ये वैल्यू आएगी। तो उस टाइम पे अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कितनी आएगी हम लोगों के पास? देखिए मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिखूंगा 9 क्रॉस 10⁻⁹ यानी कि 1/9 क्रॉस 10⁻⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि 6.4 क्रॉस 10⁻⁶। जब मैं इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करूंगा तो हमारी अर्थ की जो कैपेसिटी आ जाएगी लगभग वो 711 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाती है। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा इतना बड़ा कंडक्टर जिसकी रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर है, उसकी खुद की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 711 माइक्रोफैराड है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक फैराड कितनी बड़ी यूनिट है। यानी कि अर्थ अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी भी कैपेसिटी कितनी निकलेगी 711 माइक्रोफैराड निकलेगी। तो आप खुद अंदाजा लगा लेना कि एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। इस कारण हम कहते हैं कि 1 फैराड इज द बिगेस्ट यूनिट। इसीलिए ज्यादातर कैपेसिटर्स पे आपको माइक्रो में, नैनो में, पीको में वैल्यू लिखी मिलेगी। तो यानी कि जो कमर्शियल यूनिट्स ली जाएंगी वो नैनो, पीको ऐसे ली जाती है। तो ये कैपेसिटेंस के बारे में था आज का जो आपका लेक्चर है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।